हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हमारे 6 क्लास के इतिहास का दूसरा अध्याय है आरंभिक मानव की खोज। इसमें आप आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक जो मानव थे वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि महाद्वीप में 20 लाख साल पहले ये रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। इसमें हम कह सकते हैं कि जो आरंभिक मानव थे वे 20 लाख साल पहले ही रहा करते थे, जिन्हें आखेटक खाद्य संग्रह कहा गया। आखेटक का मतलब है कि वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और खाद्य संग्रह से तात्पर्य है कि वे जो आसपास के जंगलों से वो जो पेड़ थे उनकी जड़ों से उनकी पत्तियों से अपने खाने के लिए प्रयोग करते थे, या फिर उन्हें जो आमतौर पर जो जंगली जानवर थे मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे उनसे भी वो अपने खाने में प्रयोग करते थे। इसके बाद आप देख सकते हैं जो जो आरंभिक मानव थे, यह ऐसे कई जानवर थे जो इनसे ज़्यादा तेज भागते थे। बहुत से जानवर ऐसे थे जो इनसे ज़्यादा ताकतवर थे। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछली पकड़ना भी आसान तो नहीं था, लेकिन इसके लिए सतर्क जागरूक और तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधों से खाने जुटाने के लिए यह जानकारी होना भी ज़रूरी था कि यह पौधे विषैले है, मतलब विषैले होते थे पेड़ पौधे, तो साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती थी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जंगली जानवरों का शिकार करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो जंगली जानवर थे वो हमसे ज़्यादा तेज भागते थे और ताकतवर होते थे। तो उस टाइम में इतने ज़्यादा साधन नहीं थे कि हम उनका शिकार आसानी से कर सकें। इसके बाद ये चिड़िया और मछलियों को भी खाने में प्रयोग करते थे, तो उनका शिकार करना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसका शिकार करने के लिए सतर्क और जागरूक होना पड़ता था। इसके बाद जो पेड़ पौधे थे, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते थे जो विषैले होते थे, तो उसका पता करने के लिए शायद इन्होंने किसी ने ये पेड़ पौधे पत्तियाँ खाई होगी और इससे किसी को हानि हुई होगी। इसे धीरे धीरे इन्हें पता चल गया कि ये हमें खाना नहीं चाहिए, ये विषैले पदार्थ है। इसके बाद जो फल थे पकने की जो जानकारी थी, इन्हें समय समय पर धीरे धीरे होने लगी। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आखेटक खाद्य संग्रह के समुदाय के लोग थे, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमने के उनके क्या कारण थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला कारण था वो यह था कि वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे और आसपास के जो पेड़ पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में वे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये लोग ज़्यादा तो नहीं रहते थे, परंतु धीरे धीरे इन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। और जो जब आसपास के जो जानवर थे पेड़ पौधे फल थे वो समाप्त हो जाया करते थे, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह इन्हें जाना पड़ता था। इसके बाद आप देख सकते हैं जो दूसरा कारण था वो यह था कि शिकार के लिए हिरन मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे जाया करते होंगे। हम कह सकते हैं कि आज भी अगर मतलब जो हमारे पालतू जानवर हैं उनका जो खाने की वस्तु है चारा है वो लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उस वक्त पे ये लोग अपने खाने की वस्तु यानी शिकार के लिए जो जानवर थे उनके पीछे भागते होंगे, और वो शिकार करते करते इतनी दूर चले जाया करते होंगे जहाँ से आना संभव नहीं होता होगा, क्योंकि उस समय में ऐसा कोई साधन नहीं था। तो ये लोग जहाँ चले जाते थे तो इन्होंने वहीं पे रहना शुरू कर दिया होगा। इसके बाद इस तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। आज भी अगर हम देखेंगे तो जलवायु के अनुसार हमें फल फूल देखने को मिलते हैं, तो उस समय भी जलवायु के अनुसार फल फूल होते हैं जिन्हें ये अपने खाने के लिए प्रयोग करते थे। तो
मौसम के अनुसार ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए इसी झीलों और नदियों के किनारे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में उधर इधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के बिना किसी भी जानवर, पशु पक्षी, मानव का जीवन संभव नहीं है। कुछ झीलें और जो नदियाँ थी, कुछ ऐसी रही होंगी जो कभी नहीं सूखती थी, परंतु कुछ ऐसी थी जिनमें जब बारिश का मौसम होता था तभी जल रहता होगा। तो या फिर आप देख सकते हैं कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में भी जाना पड़ता होगा। इसके बाद ये लोग अपने जो रिश्तेदार थे, मित्र थे, उनसे मिलने भी जाया करते होंगे। या फिर आप देख सकते हैं कि ये लोग ना, जो उस टाइम के लोग थे, इतना मतलब साधन तो नहीं थे, तो ये लोग पैदल भी यात्राएं करते थे, जिसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा समय भी लगता था। इसके बाद आप देख सकते हैं आरंभिक मानव के बारे में कैसी जानकारी मिलती है। पुरातत्वविद कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह के लिए किया करते थे। पुरातत्वविद जो मतलब कुछ पुरास्थल को खोद के जो उन्हें वस्तुएं मिलती है, उससे यह पता लगता है कि आखिर तक खाद्य संग्रह मतलब ये लोग शिकार करते थे और खाने के लिए क्या प्रयोग में लाते थे। तो फिर इसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि ये लोग काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार ये लोग बनाने लगे थे, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, ये पत्थर से जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको कुछ पत्थर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पत्थर से इन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिया था। ये जो आप ये पत्थर देख पा रहे हो, ये पत्थर के औजार बनाने के सबसे प्राचीनतम औजार है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कई हजार साल बाद बनाए गए। इसके बाद आप देख सकते हैं जो ये हैं, ये इन्हें और बाद में बनाए गए, यानी इनके बाद में ये आपको पत्थर के औजार देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था, यानी आज से 10,000 साल पहले इन्हें बनाया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये गुटी का प्राकृतिक पत्थर है। ये जो पत्थर थे, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों की लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पत्थर थे, उनके लोग औजार बनाना शुरू कर दिया था और इन औजारों का प्रयोग फल फूल को काटने, हड्डियों मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इसके बाद जो इनका जो प्रयोग था वो लकड़ियों में होने लगा था, और जिसके ये भाले इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे, जिनका प्रयोग ये जो जानवरों का शिकार करने के लिए करने लगे थे। इसके बाद ये लकड़ियाँ काटने लगे थे, जिनका प्रयोग ये ईंधन मतलब आग जलाने के लिए ईंधन का में प्रयोग करने लगे, झोपड़ियाँ रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाने में करने लगे, औजार के लिए इनका प्रयोग ये करने लगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये चित्र दिख रहे हैं, पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान की खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, पेड़ों की जड़ों को खोदने के लिए पत्थरों का प्रयोग करने लगे, जो आगे से नुकीले होते थे। इसके बाद जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाने लगा, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। जो जानवरों की खाल ये लोग उतारते थे, उनको सिलकर ये वस्त्र इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद आप देख सकते हैं मानचित्र, इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ पुरास्थल है जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्रह होने के हमें प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये जो भीमबेटका, करनूल की गुफाएं, हुसगी, यहाँ पे हमें इनके रहने के साक्ष्य मिले हैं। करनूल गुफा से ही हमें आग के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब ये आग का प्रयोग करने लगे थे। इसके बाद में आप देख सकते हैं
कि हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टुकड़े भी इन स्थलों पर मिले हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। इस स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहा है। यहाँ कहने से तात्पर्य है कि ये इन्होंने पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर दिया था। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर हमें वहाँ देखने को मिले हैं, इन्हें तोड़कर ये औजार बनाने लगे थे और उसके बाद ये इन स्थानों पर कुछ समय तक रहा करते थे, मतलब औजार बनाने के लिए रहा करते थे। तो इन्हें आवासीय और उद्योग स्थल दोनों कहा है। आवासीय मतलब ये यहाँ रहते थे और उद्योग मतलब ये यहाँ पे औजार बनाया करते थे। इसके बाद ये आप देख पा रहे हैं, ये भीमबेटका और आधुनिक मध्य प्रदेश में भीमबेटका हमें गुफा देखने को मिलती है। जो आवासीय पुरास्थल है उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। मतलब जो ये भीमबेटका की गुफा है यहाँ पे इन लोगों ने रहा है, ये लोग रहे हैं, तो इन्हें आवासीय पुरास्थल भी हम कह सकते हैं। कंदराव जैसे वे स्थल है जहाँ दर्शाया गया है कि लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनमें ये लोग रहे हैं और गुफाओं में ये अक्सर इसलिए रहा करते थे ताकि धूप, हवा, बारिश और किसी भी आपदा से बच सकें। और ये जो गुफाएं हैं ये विंध्य और दक्कन की पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। इसके बाद आप ये गुफा, यहाँ आप एक गुफा भी देख सकते हैं। इसके बाद पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वे वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हमें आगे भी पढ़ने को मिलेगा। पुरास्थल कहने का तात्पर्य है कि जो उस समय में ये लोग प्रयोग करते थे, जैसे पत्थर के बने औजार, बर्तन और कुछ ऐसे वस्तुओं के अवशेष भी हमें मिले हैं। और ऐसे अवशेष जो हमें मिले हैं वे ज़मीन के ऊपर भी कुछ मिले हैं, ज़मीन के अंदर यानी खुदाई करके भी मिले हैं, जो जिनका प्रयोग करने के बाद ये उसी जगह छोड़कर आगे बढ़ गए होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। सबसे पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कहीं औजार बनाना होता था तो उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़े जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पत्थर था, ये आप चित्र में भी देख सकते हैं, उस पत्थर को दूसरे पत्थर से ऊपर से टकराना होता था, मतलब कि ऊपर से दूसरे पत्थर पर चोट मारनी होती थी, जिसके बाद ये धीरे धीरे एक मतलब एक आकार ले लेता था, जिसके बाद इसे मतलब एक औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके बाद आप दूसरा तरीका देख सकते हो, दबाव सल्क तकनीक जिसे कहा गया। इसमें क्रोड को एक स्थित सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड को हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ेनुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक पत्थर को नीचे रखा जाता था और उस पर एक हथौड़ेनुमा पत्थर से ऊपर से मारा जाता था, जिसके बाद ये एक जो उपकरण है उसका आकार ले लेता था। इसके बाद आप देख सकते हैं आग की खोज। जैसे कि हमने मानचित्र में भी देखा है कि जो करनूल की गुफा है यहाँ, वहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए होने लगा होगा। प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। करनूल की जो गुफा है वहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं जो आरंभिक लोगों ने जलाना उस समय में सीख गए होंगे। आग जलाना ये लोग सीख गए होंगे। आग का इस्तेमाल ये प्राय प्रकाश के लिए या फिर मांस पकाने के लिए या फिर जो जंगली जानवर थे, खतरनाक जानवर थे, उनको दूर भगाने के लिए ये लोग आग का प्रयोग करते होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये बदलती जलवायु।
बदलती जलवायु से तात्पर्य है कि जो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई स्तरों में घास वाले मैदान बनने लगे। अपने हिरन, बारहसिंगा, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी और घास खाकर जिंदा रह सके। मतलब हम कह सकते हैं कि जो जलवायु में परिवर्तन होने लगा था 12 साल पहले, गर्मी बढ़ने लगी थी और जो घास के मैदान थे वो बढ़ने लगे थे, जिससे जो घास खाने वाले जानवर थे उनकी संख्या बढ़ने लगी थी, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, हिरन, ऐसे जानवरों की संख्याओं में बढ़ोतरी होने लगी थी। इसके बाद इन जानवरों का शिकार करते थे, मतलब ये लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, उनके पीछे आए, उनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि ये जो लोग थे इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जलवायु बदलने से जानवरों की जो प्रजातियाँ थी वे बढ़ रही थी, तो इन इन लोगों ने जो ये लोग जानवरों का शिकार करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि जो ये मतलब जो ये जानवर है, इन्हें अपने अलग अलग कार्यों के लिए भी इन जानवरों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये लोग इस बारे में सोचने लगे होंगे और इस काल में मछली थी, ये भी एक महत्वपूर्ण खाने का स्रोत उस समय में मानी जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने भी अनाज भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मतलब जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, तो अन्य अन्य इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनेक मतलब प्रकृति ने उगाए होंगे, तो जिससे जो महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे इन्हें बटोरना शुरू कर दिया होगा, जिसका बाद में इन्होंने भोजन के रूप में प्रयोग किया। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ नाम और तिथियां देख सकते हैं। पुरातत्वविदों ने जो काल हम पढ़ रहे हैं, जो पुरातत्वविद हैं उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, जैसे कि आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों से यानी पुरा और प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब प्राचीन और पाषाण यानी जो पुराने पत्थर थे उनके जो औजार बनाए जाते थे उनके काल को यह दर्शाता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले आया था। इसके बाद इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। इसके बाद मानव इतिहास की लगभग जो 99% कहानी है वह इसी काल पर निर्भर हुई है। यानी जो भी ज़्यादातर काल मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो घटित हुई है वो इसी काल में हुई है। इसके बाद हमें अन्य पर्यावरण बदलाव यानी प्राकृतिक बदलाव देखने को मिले हैं। मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग जिसे कहा गया, यहाँ ये 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार और आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया और इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे, हसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौर में बनाए जाते रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोलिथ का मतलब होता है बहुत छोटे, यानी जो बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें मतलब पहले जो औजार बनाए गए पत्थरों से वे थोड़ा बड़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे बनाने लगे और जो शिकार के लिए भाले का प्रयोग करते थे ये इसी काल में बनाया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे हम ये शैल चित्र आपको दिख रहा है, ये हमें गुफा से प्राप्त हुआ है जिन गुफाओं में लोग रहते थे। ये चित्र हमें मिले हैं जो बहुत ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी जो प्रदेश की गुफाओं से हमें यह चित्र देखने को मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों के बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो कि चित्र में ऐसा लग रहा है देखने से जैसे किसी जानवर के पीछे मनुष्य भाग रहा है, यानी शायद शिकार करने के लिए भाग रहा है। तो यहाँ पे जो हमें ऐसे चित्र मतलब चित्र देखने को मिले हैं, सुंदर चित्रकला हमें देखने को मिली है, ये मध्य प्रदेश की गुफाओं और उत्तर प्रदेश की कुछ गुफाओं से हमें देखने को मिली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन क्या करता था।
मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आरंभिक लोग थे शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों, औजार, गुफाओं को के में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिला शिकार करती थी या फिर पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी या फिर पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में इसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी देखने को मिलती रही होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फल मूल का संग्रह हम मतलब ये लोग करते थे, खाने का प्रयोग ये लोग करते थे। तो इसके बाद हमें औजार और गुफाओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कहने से तात्पर्य है कि ये जो चित्रकला है या फिर शिकार करना है, ये महिलाएं करती थी या फिर पुरुष करते थे। तो ऐसा कोई साक्ष्य तो हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है कि कौन क्या कार्य करता है, परंतु हम इतना कह सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर एक साथ काम उस समय में करते होंगे। और अलग अलग उपमहाद्वीप के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अलग अलग परंपराएं भी हमें देखने को मिलती है, मतलब मिली है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ आपको ये चित्र आपको देखने को मिल रहा है। ये गुफा का ही एक चित्र है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उपयोगी शब्द हैं जो हमने इस अध्याय में पढ़े हैं। आकेटक खाद्य संग्रह, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और लघुपाषाण। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख तिथियां भी है इसमें। मध्यपाषाण युग कब से कब तक रहा और नवपाषाण युग कब आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्लास के इतिहास का दूसरा अध्याय था, जिसमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा।